नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित राजेश आचार्य जी। मेरी इस छोटी सी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कन्या लगन की कुंडली में के द्वादश भावों में सूर्य के प्रभाव को जानेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि अब तक लगभग 8-9 दिन हो गए होंगे मेरी वीडियो नहीं आई। थोड़ी परेशानी हो गई थी स्वास्थ्य में कार्य को लेकर के, जो शायद मैं उसमें इतना व्यस्त हो गया था कि मैं वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। हालांकि जो सिंह लगन की कुंडली की वीडियो भी है वो भी मैंने जल्दबाजी में बनाई थी, आपको ध्यान है, पर उसमें मैंने जो प्रक्रम से समझाया है मैं आशा करूँगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज की कक्षा में हम क्या जानेंगे कि सूर्य कन्या लगन की कुंडली के द्वादश भावों में किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। तो आज हम कक्षा 41 की बात करेंगे, जिसमें हम ज्योतिष का बादशाह बनाने का प्रक्रम पूर्ण रूप से जानेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपको सारी वीडियोस क्रम से और सही ढंग से समझ में आ रही होंगी और आप प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। आज हम कन्या लगन में जो सूर्य होता है वो सूर्य कन्या लगन की कुंडली में किस भाव में बैठा होता है और किस भाव में बैठ करके किस प्रकार का प्रभाव देता है, आज हम उसके बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कन्या लगन की कुंडली है और आपकी कन्या लगन की कुंडली में बैठा सूर्य आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव दिखा रहा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा जब छुट्टी होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी छुट्टी हो चुकी है और आप आराम से कार्य को पूर्ण किया करिए। चलिए, आप ये जानते हैं कि सूर्य एक राजा है और राजा जहाँ बैठता है वहाँ के स्थान को प्रभावशाली बना देता है। ध्यान से मेरी बात को समझना, आपको एक एक चीज़ में क्रम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको पता है कि सूर्य एक राजा है और राजा जहाँ भी बैठता है वहाँ के स्थान को क्या कर देता है, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, बुद्धिमान, मतलब क्या कि वहाँ के स्थान को अच्छा कर देता है। लेकिन वो स्थान जहाँ पर राजा बैठ कर के उस स्थान को जो अच्छा कर रहा है, उस स्थान पर कुछ कमियाँ, या हम कह सकते हैं कि राजा के शत्रु या राजा के प्रति ईर्ष्या दिखाने वाले कुछ मनुष्य, या हम यह कह सकते हैं कि ज्योतिष के अनुसार ग्रह उस राजा को नीच कर देते हैं। नीच तो नहीं, मतलब क्या, उसके प्रभाव को कम कर देते हैं। तो हम वही चीज़ आपको बताएंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरी बातों से आप समझिएगा। कुंडली में बैठा सूर्य, उसके पास बैठे उसके शत्रु, अगर सूर्य प्रभावशाली उस स्थान को कर रहा है, उस जगह को कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वहीं पर कोई और ग्रह जो सूर्य का शत्रु है, जैसे शनि, शुक्र, राहु, केतु, उस स्थान को सूर्य के प्रति अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, तो वहाँ का जो स्थान है वो स्थान सूर्य के प्रति बेकार हो जाएगा, सूर्य को पीड़ित कर देगा। इतना आपको पता है। अब मेरी बात को समझना कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली में हम यह जानते हैं कि शनि, राहु, केतु, शुक्र सूर्य के शत्रु हैं। वहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है, वहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि शनि, राहु, केतु सूर्य के शत्रु होकर के कहाँ पर बैठे हैं और सूर्य को किस प्रकार का प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन कुंडली हमें संकेत दे रही है। हमें अपने जीवन में ये देखना है कि अगर हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठ करके बेकार प्रभाव दिखा रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहा है कुंडली के संकेत के अनुसार, और हमें वही क्रम अपने जीवन में भी देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में वो शनि कौन है, वो राहु कौन है, वो केतु कौन है और वो शुक्र कौन है। ये कैसे जानेंगे वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। बात को समझिएगा, क्या समझाया मैंने कि कुंडली संकेत देती है कि आपके जीवन में, हालांकि ये संकेत कैसा, जैसे अगर मित्र के स्थान में आपका शनि है, वहीं आपका सूर्य है, तो दोनों की युति कैसी हो गई, दोनों की युति शत्रु कारक हो गई। इतना तो जानते हो ना। अब आपको क्या पता चला कि कुंडली संकेत देगी कि हमारे जीवन में हमारा शत्रु, हमारा मित्र, अगर मित्र के स्थान में सूर्य और शनि बैठे हैं और वहाँ पर सूर्य को शनि पीड़ित कर रहा है, तो हमें क्या संकेत मिला, हमें कुंडली ने क्या विवेचन किया कि हमारे जीवन में हमारा मित्र हमसे ईर्ष्या करता है,
हमारा शत्रु है। अब कुंडली के संकेत के अनुसार हमें अहम जीवन में जानेंगे कि वो कौन सा मित्र है, क्योंकि मित्र तो एक नहीं हो सकता, बहुत सारे मित्र हैं, कि वो कौन सा मित्र है जो हमारे जीवन में शत्रुता दिखा रहा है। वो हम कैसे जान पाए? हमारे कुंडली के विवेचन के अनुसार। आ गया समझ में? तो आज हम वही जानेंगे कि किस प्रकार का भाव और कैसे प्रकट किया जाएगा, जिससे हम अपने कुंडली के विवेचन को कर पाएंगे और अपने जीवन में, हालांकि अपने जीवन में नहीं, औरों के जीवन में भी हम क्या क्या बदलाव कर सकेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक जानेंगे, तो बने रहिएगा क्लास के साथ, बीच में से जाना नहीं, क्योंकि द्वादश भाव को भी समझाना है और द्वादश भाव को समझाने के साथ साथ मैं आपको आखिर में एक मुख्य चीज़ और बताऊंगा, तो आखिर तक बने रहिएगा, बीच में से जाइएगा नहीं। चलिए, और एक और बात कि अगर वीडियो को देखते देखते अगर बीच में विज्ञापन आ जाते हैं, एड्स आ जाते हैं, तो बच्चों उसको स्किप मत करना, उसको गुरुजी की दक्षिणा समझ के पूरा देख लिया करिएगा, ठीक है जी। जिससे क्या होगा कि जीवन में कुछ बदलाव हो जाएंगे। बदलाव के संयोग क्या कि मैं अपने जीवन में तरह तरह की चीज़ों का योग ले पाऊंगा। और हालांकि आपको पता है कि मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा निःशुल्क ले रहा हूं, इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं है, और आप जानते हैं कि किस प्रकार का मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में बदलाव के प्रति मैं सक्षम हो पा रहा हूं और ज्योतिष का बादशाह बनाने के प्रति आपको पूर्ण रूप से प्रकट कर रहा हूं, हर चीज़, और पूर्ण रूप से आपको सिखा रहा हूं। आप यह जान पा रहे होंगे। तो इसी प्रक्रम में हम क्या जानेंगे कि कोई भी ऐड आता है, विज्ञापन आता है, तो उसको बीच में ना स्किप ना करिएगा। ये समझना गुरुजी की दक्षिणा गुरुजी के पास आज की पहुंच गई, इसलिए हमने ऐड देख लिया। जितने भी ऐड आते हैं तो उनको पूर्ण रूप से देख लिया करिए, ठीक है जी। चलो हम कक्षा प्रारंभ करते हैं आज की, और संयोग देखते हैं कि किस प्रकार का योग कैसे निश्चित किया जा सकता है। हम सभी कमियों को जानेंगे, सभी प्रभावों को जानेंगे और सभी प्रक्रमों को पूर्ण रूप से जानेंगे। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको ज्योतिष का बादशाह बनाने के लिए आया हूं और मैं आपको ज्योतिष का बादशाह बना के रहूंगा, और ये मेरा पूर्ण और दृढ़ विश्वास है आपके प्रति। हालांकि अब आपकी न्यूमरोलॉजी की भी वीडियो आने वाली है, तो एक नई पुस्तक या फिर एक नई कॉपी और बना लीजिए जिसमें आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। उसमें क्या दिखाया जाएगा कि न्यूमरोलॉजी के गूढ़ता तक हम जाएंगे, न्यूमरोलॉजी के अहम विषयों को हम देखेंगे। क्या संयोग बनाएंगे कि न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको आपके जीवन के प्रति किस प्रकार का प्रभाव दिखाने के लिए है। हम न्यूमरोलॉजी के अंदर तक जाएंगे, उसके एक एक चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप एस्ट्रोलॉजी को और न्यूमरोलॉजी को कंबाइंड करना, मिलाना और अपने जीवन में देखना कि किस प्रकार का एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट दोनों मिलकर के अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में किस प्रकार का बदलाव कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको एक एक चीज़ क्रम से समझाऊंगा, अभी प्रारंभ है। और एक बात याद रखना कि अब वीडियो क्रम से आएंगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वीडियो कहीं स्किप नहीं होंगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और न्यूमरोलॉजी की भी वीडियो आएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए और चीज़ों को क्रम से नोट करिए और सीखिए। चलिए, श्री गणेशाय नमः बोल करके आज की कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। सूर्य का द्वादश भावों में प्रभाव किसकी लगन की कुंडली में? कन्या लगन की कुंडली में। ये आप लोग जान चुके हैं कि आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालोगे कि कन्या लग्न की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव। चलिए, क्या हेडिंग डालोगे कि कन्या लगन की कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य का प्रभाव। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं अभी 1 मिनट में आता हूं। चलिए, सबसे पहले हम एक लगन कुंडली यहाँ पर बना लेते हैं, जिससे आपको एक एक चीज़ क्रम से और बारीकी से समझ में आएगी। बच्चों, मैं आपको एक एक चीज़ सही ढंग से समझाऊंगा और एक एक चीज़ को ना क्रम से समझते हुए चलिएगा।
जिससे क्या है कि एक बात याद रखना कि जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको लॉजिक के साथ सिखाऊंगा। निश्चिंत हो जाइए, अब से पहले जितना सिखाया है उससे भी दुगना लॉजिक अब मैं बताऊंगा। निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि किसी क्रम से मैं फ्री हो गया। जो भी कार्य था, कार्य योग था, उस कार्य योग से मैं फ्री हो गया, जिससे क्या है कि आपको अब संपूर्ण कार्य सक्षम कर पाने में मैं आपके प्रति सक्षम हो जाऊंगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या डालेंगे? नंबर 6। नंबर 6 का मतलब आप जानते हैं कि क्या है? नंबर 6 का मतलब है कन्या। और ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये राशियों को दर्शाती हैं। 1 का मतलब मेष, 2 का मतलब वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियों को दर्शाती हैं। इतना आपको पता है। तो चलिए अब हम क्या जानेंगे बच्चों? अब ये क्या है? एक लगन कुंडली है। एक एक चीज़ को क्रम से और बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। लगन कुंडली है। आपको पता है कि कन्या लगन एक सौम्य राशि है। सौम्य का मतलब क्या? कि सरलता वाली राशि, जिसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई संयोग नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जब राशियों की पूर्ण गणना पर आएंगे ना, तो हम राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि जो राशियां होती हैं वो किस प्रकार का प्रभाव दिखाने वाली होती हैं। क्यों? क्योंकि राशियों की गणना भी रह गई है, अभी हम ग्रहों की गणना पर चल रहे हैं, जिसमें सूर्य का प्रभाव हम जान रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे प्रथम भाव। क्यों? क्योंकि पहले भाव में अगर सूर्य बैठा है तो किस प्रकार का प्रभाव दिखाएगा, जब हम उसके जानेंगे। चलिए सबसे पहले अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है प्रथम भाव, अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। आपको पता है कि कन्या लगन की कुंडली में जो योग कारक ग्रह है, क्या बोलेंगे? कन्या लगन की कुंडली का जो योग कारक ग्रह कौन सा है बताओ? आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि कन्या लगन की कुंडली में, ये जो कुंडली मैंने आपके सामने बना दी है, इसमें योग कारक ग्रह कौन सा है? आप मुझे बताइए। कमेंट करिए जल्दी, और कमेंट कर दीजिएगा कि इसके अंदर योग कारक ग्रह कौन सा है। अगर नहीं पता है तो जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसमें योग कारक ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर ढंग से सीखना है ना तो बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा लौट के आया हूं अपने कार्यों को पूर्ण करके आपको सिखाने के लिए। तो आप भी सीरियस हो जाइए ज्योतिष के प्रति, जिसमें कोई भी आपके ज्योतिष का जो झंडा गाड़ोगे ना, उस झंडे को कोई हटा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ना? योग कारक ग्रह का मतलब क्या है? कि जो केंद्र में भी हो और मूल त्रिकोण में भी हो। आ रहा है ना समझ में? जो केंद्र में भी है, जो केंद्र में भी है, और केंद्र ये भी माना जाएगा, जो केंद्र में भी है और मूल त्रिकोण में भी हो, योग कारक ग्रह होता है। इसमें कौन सा ग्रह है? इसका मतलब है कन्या। कन्या का मतलब क्या? कन्या का स्वामी बुध और मिथुन का स्वामी बुध। तो बुध आपका योग कारक ग्रह हो जाएगा कन्या लगन की कुंडली में। योग कारक कह लीजिए या फिर परम कारक कह लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी। परम कारक का मतलब यही होता है। मतलब क्या? कारकों में उत्तम योग कारक। एक होता है मारक, एक होता है प्रबल मारक। मतलब मारकों में उत्तम प्रबल मारक और कारकों में उत्तम परम कारक। परम कारक का मतलब क्या? योग कारक। क्या? जो केंद्र में भी है और मूल त्रिकोण में भी है। हालांकि लग्नेश दोनों का होता है। अगर लग्नेश कोई होता है ना, वो दोनों माना जाता है। लेकिन लग्नेश के साथ साथ अगर हम कोई और चीज़ भी देखेंगे, और चीज़ का मतलब क्या? कि केंद्र के अंदर भी किसी दूसरी राशि में बैठा है तो वो परम कारक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों राशियां एक ही जगह पर आ गई। किसमें? केंद्र में और मूल त्रिकोण में, और दोनों का स्थान बहुत ही प्रबल माना जाता है। इतना आपको पता है। तो चलिए पहले भाव में सूर्य को देखेंगे। तो बच्चों एक बात याद रखना कि मैं क्या बोलूँगा? व्ययाधिपति। व्ययाधिपति का मतलब क्या होता है? कि 12वां जो भाव होता है, आपको पता है, एक बात याद रखना कि प्रथम भाव का मालिक लग्नेश, द्वितीय भाव का मालिक धनेश, तृतीय भाव का मालिक क्या? तृतीयेश कह लो, या फिर क्या? पराक्रम भाव का मालिक। ऐसे ही एकादश भाव का मालिक क्या होता है? लाभेश। इतना आपको पता है ना, लाभेश। ऐसे ही 12वें भाव का मालिक क्या हुआ? व्ययेश। व्ययेश का मतलब व्यय का मालिक, और व्ययेश को हम व्ययाधिपति कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यय मतलब खर्चों का अधिपति है। कौन है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन? सूर्य है। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस पूरी लगन कुंडली में, पूरी कन्या की कुंडली में जो हमारा सूर्य है वो व्यय का मालिक है। और आपको पता है कि जो ग्रह जिस भाव का मालिक हो जाता है वो अपने से आगे, अपने से सप्तम,
जैसे आगे का मतलब क्या, सूर्य, केवल सूर्य के लिए कह सकते हैं, अपने से आगे और अपने से पीछे पर प्रभाव दिखाता है। दूसरी बात, जहां का वह कारक होता है वहां पर भी प्रभाव दिखाता है। और एक और बात, जहां पर वो दृष्टि डालता है वहां पर भी वह प्रभाव को पूर्ण रूप से दिखाता है। इतना आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या बोलेंगे, व्ययाधिपति सूर्य अगर लग्नेश में बैठा हो, क्या बोलेंगे, व्ययाधिपति सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या करेंगे, क्या प्रभाव दिखाएगा। आपको पता है कि 12वें भाव का सूर्य क्या हो जाता है, त्रिक स्थान। त्रिक स्थान का मतलब क्या, कि आपको पता है अशुभ माना जाता है 6, 8 और 12 कि, लेकिन अगर खुद की राशि और उच्चतम दृष्टियां, उच्चतम युतियां अच्छी तरह से बना के बैठे तो आपको पता है वो बुरा भी अच्छा बन जाता है कुछ कुछ कार्यों के स्थान पर। इतना आपको पता है। आपको इतना भी पता है कि अगर किसी भी कुंडली का विवेचन करते हैं उससे पहले हम और भी प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, जैसे षडबल हो गया, ग्रहों की दृष्टियां होगी, राशियों के अंश हो गए, और कारक मारक योग कारक भाव हो गए, ग्रह हो गए, भाव हो गए, भावों के तत्व हो गए। सब तरह की चीज़ों को देखने के बाद ही हम विवेचन कर सकते हैं। ऐसे सिंपल विवेचन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब चीज़ों का प्रक्रम देखेंगे, उनके प्रभाव को जानेंगे कि कौन सा भाव किस प्रकार के तत्व का मालिक है और किस कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है और किस प्रकार की दृष्टि वह पूर्ण रूप से डालेगा, किस प्रकार का प्रभाव उस मनुष्य के जीवन में दिखाएगा। ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो क्या बोलेंगे कि 12वें भाव त्रिक स्थान का जो मालिक है वो थोड़ा सा अशुभ हो जाए, पीड़ित हो जाए और कुछ कमियां उसके अंदर हो जाएं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि शत्रु ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, क्रूर ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा, ऐसा मनुष्य लग्नेश मतलब क्या, वह ग्रह अगर लग्न भाव में बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य को वो क्या कर देता है, खर्चीला कर देता है। लॉजिक समझना, आपको ना याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको पता है कि अभी तो प्रारंभ है, प्रारब्ध है। क्यों? क्योंकि अभी हम ग्रहों को जान रहे हैं, अभी युतियों को नहीं जाने, दृष्टियों को नहीं जाने, अंशों को नहीं जानेंगे। अभी प्रारंभ है आपका, समझ में आ रहा है ना, प्रारब्ध है। तो क्या बोलेंगे, खर्चीला बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि व्याधिपति सूर्य अगर लग्नेश में बैठा है तो व्यय के स्थान का मालिक लग्नेश में बैठा है और उसका जो दृष्टि योग है, उसका जो कार्य योग है, अगर किसी ग्रह के साथ अगर वह कुछ अशुभ संबंध बनाता है या पाप ग्रह की दृष्टियां रखता है तो ऐसे मनुष्य को खर्चीला बनाता है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का मालिक सूर्य, आपको पता है कि व्याधिपति मतलब क्या, व्यय के योग का मालिक, खर्चीला बनाएगा। लेकिन आपको पता है लग्न भाव में हम क्या क्या देखते हैं, लग्न भाव में हम शरीर को, शरीर, आमदनी, स्थान, योग, कर्म को सबको देखा जाता है। अगर सूर्य लग्न भाव में बैठा है, और लग्न भाव का मतलब क्या, तनु भाव, शरीर का मालिक, और शरीर का मालिक सूर्य अगर राजा अगर लग्न भाव में बैठता है तो ऐसे मनुष्य को प्रभावशाली बनाता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य लग्न भाव में बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य को प्रभावशाली बनाएगा। प्रभावशाली बनाने के साथ प्रतिष्ठा भी ऐसे मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में, क्यों? क्योंकि व्याधिपति सूर्य अगर शुभ हो जाए या फिर इस पर किसी ग्रह की शुभ दृष्टियां पड़ जाएं तो ऐसे मनुष्य को प्रतिष्ठित भी सूर्य कर देता है, प्रभावशाली भी सूर्य बना देता है। इतना आपको पता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या करेंगे कि जब किसी मनुष्य के जीवन में खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चीला बन जाता है, तो आपको पता है खर्चीला होने के साथ साथ ऐसे मनुष्य के जीवन में टेंशन आ जाती है। अब टेंशन आएगी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि धन एक प्रबल मनुष्य के जीवन का एक अहम मुद्दा होता है, एक अहम हिस्सा होता है। अगर वही धन ज़्यादा खर्च होने लग जाए तो क्या होगा, ऐसे मनुष्य के जीवन में टेंशन पैदा कर देगा। क्यों? उसका मुख्य कारण ये है कि व्यय के स्थान का जो मालिक है अगर पीड़ित हो जाए, ग्रह की अशुभ दृष्टियां हो जाएं, तो वो ऐसे मनुष्य के जीवन को क्या कर देता है, टेंशन कारक बना देता है। इतना आपको पता है। अब एक बात को समझना, मुख्य चीज क्या, कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि खर्चीला बना देगा। खर्चीला बनाने के साथ साथ प्रभावशाली क्यों बनाएगा? क्यों? आपको पता है राजा जहां बैठता है वहां पर प्रभाव दिखाता है, प्रभावशाली उस स्थान को बना देता है। अगर उस जगह पर ग्रहों की शुभ दृष्टियां ना पड़ रही हो तो, युतियां अच्छी हों, उसके बाद ही हम ये जान पाते हैं। प्रतिष्ठित बना देता है, इतना आपको पता है। अगर खर्चा बढ़ेगा तो टेंशन। एक और चीज, ऐसा मनुष्य अपने जीवन में कार्य कुशल भी हो जाता है।
मतलब कोई भी काम को करता है तो अपने जीवन के कार्य को कुशलता से प्राप्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि व्ययाधिपति सूर्य अगर अपने जीवन में व्ययाधिपति सूर्य के साथ अगर कोई अच्छा ग्रह अपनी युति के योग में बैठा है, सप्तम दृष्टि के योग में बैठा है, तो उससे आगे जो तनु भाव है वो प्रबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का सूर्य कारक होता है और कन्या राशि का जो मालिक होता है वो बुध होता है। हालांकि सूर्य के साथ सम है, लेकिन क्या है? योग कारक ग्रह है। अब एक आपको इतना पता है कि अगर तात्कालिक मित्रता में बुध के साथ तात्कालिक मित्रता अगर सूर्य की देखी जाए और सूर्य का अगर बुध के साथ तात्कालिक मित्रता का संबंध बन जाता है, तो आपको पता है कि तात्कालिक मित्र के साथ बुध सूर्य का सम होने के पश्चात क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है। सम होने के साथ साथ मित्र कैसे हो जाएगा? उसका कारण ये है कि तात्कालिक संबंध मित्रता वाले हो गए। वो तात्कालिक संबंध को भी समझाएंगे कैसे निकाला जाता है और आगे उसका एडवांस भी हम आपको बताएंगे। अब आपने क्या जाना? कार्यकुशल ऐसे मनुष्य को सूर्य बना देता है। ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो आपने लिखी। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में तंदुरुस्त भी माना जाता है। तंदुरुस्त लिख लो, तंदुरुस्त लिख लो इससे अच्छा। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में तंदुरुस्त भी माना जाता है, आपको इतना पता है। और आपको ये भी पता है कि सूर्य की सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? पत्नी के स्थान पर। और आपको पता है कि पत्नी के स्थान पर जो सप्तम दृष्टि डालेगा वो राशि कैसी है? वो राशि जल तत्व की राशि है। अब व्याधिपति सूर्य अगर अशुभ होकर के बैठ जाए, या फिर क्या कह सकते हैं कि बुध के साथ संबंध अच्छे ना हो, ग्रहों की युतियाँ अच्छी ना हो और थोड़ा सा कमी दर्शाने वाला हो जाए, तो क्या होगा? पत्नी पर क्या प्रभाव डालेगा? क्योंकि अग्नि पहले से अच्छी नहीं, ऊपर से जल तत्व की राशि में चली जाती है, तो किस प्रकार का प्रभाव दिखाती है? ऐसे मनुष्य के जीवन के जो पत्नी के संबंध हैं, पत्नी मतलब क्या कि ग्रस्त जीवन है, उसमें अशांति पैदा कर देता है। ऐसे मनुष्य के जीवन की जो पत्नी है उसके ग्रस्त जीवन में अशांति। क्यों? क्योंकि व्याधिपति सूर्य लग्नेश में बैठ करके सप्तम दृष्टि डालेगा कहाँ पर? पत्नी के स्थान पर। और आपको पता है पत्नी के स्थान में अब यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि अच्छी नहीं है, ग्रहों की युतियाँ अच्छी नहीं है, तो क्या होगा कि सप्तम दृष्टि जब पत्नी के स्थान पर डालेगा तो उस पत्नी के स्थान के कार्य को अशांत कर देगा। ऐसे मनुष्य के जीवन में पत्नी को कभी सुख प्राप्त नहीं होता, उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और मतभेद, क्या बोलेंगे? अशांति और एक प्रकार का मतभेद भी पैदा कर देता है। मतभेद कैसे? कि बात बात पर उलझने पैदा करता है। कुछ बात समझने वाली है, कुछ बात ना समझने वाली है, दोनों बातों की जो उलझन है ऐसे मनुष्य के जीवन में पैदा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि व्याधिपति सूर्य अगर लग्न भाव में बैठा है और ग्रहों की युतियाँ अच्छी नहीं है, उसकी सप्तम दृष्टि जब पत्नी पर डालेगा तो सबसे बड़ा कार्य क्या प्राप्त होगा कि ऐसे मनुष्य के जीवन का जो ग्रस्त जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता में प्राप्त होता है। तो ये आपने जाना, इससे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करिए। मेरी कुंडली देखिए। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। क्यों लंबी होने का कारण यही है कि कन्या लगन की कुंडली थोड़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अब कन्या लगन की कुंडली वाले जो प्राणी होते हैं ना, कन्या लगन कुंडली के जो मनुष्य होते हैं वो अपने जीवन में कार्यकुशल तो माने जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रति कुछ सक्षम नहीं हो पाते। उसका कारण ये है कि कुंडली का सौम्य होना। कन्या लगन कुंडली का जो सौम्य प्रवृत्ति है, सौम्य क्रम है, उसका कार्य हम सबसे महत्वपूर्ण योग में देखते हैं। चलिए आगे की चर्चा करेंगे। चलिए अब दूसरे भाव को, द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव जानेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। द्वितीय भाव का मतलब क्या है कि अगर दूसरे भाव में सूर्य बैठ जाए, तो आपको पता है कि दूसरे भाव में सूर्य नीच का हो जाता है। नीच का क्यों होता है कि तुला राशि में सूर्य जाकर के नीच का हो जाता है।
इतना आपको पता है। द्वितीय भाव धनेश के योग का कारक है, धनेश है, कुटुंब है, सब कुछ आपको पता है। अब नीच का सूर्य मतलब व्ययाधिपति सूर्य अगर धनेश में चला जाए तो ऐसे मनुष्य का जो कुटुंब होता है, अब कुटुंब में क्या क्या, कुटुंब में धन, याद रखना इस बात को, कुटुंब, अब धन क्या होगा, कुटुंब का साथ, सबसे पहले धन मानिए, साथ क्या होगा, उसके बाद संबंध। क्यों? क्योंकि व्ययाधिपति सूर्य जब धनेश में चला जाता है वहाँ के स्थान पर क्या हो जाता है, वो नीच का हो जाता है, उस कुटुंब को असंतुलित कर देता है, सबसे संबंध उसका कट जाता है। धन मतलब कुटुंब का जो धन है वो भी उसे प्राप्त नहीं होता है, कुटुंब का साथ उसे नहीं मिल पाता है, कुटुंब का संबंध उससे टूट जाता है। क्यों? क्योंकि व्ययाधिपति सूर्य नीच का हो गया। कैसे कि यहाँ पर जाकर के नीच का हो गया, लेकिन यहाँ के संबंध को अच्छा कब करेगा, जब इस पर दृष्टियाँ, युतियाँ और अंशों की प्रवृत्ति और ज़्यादा प्रबल हो जाए तो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की चर्चा करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक मुख्य चीज़ क्या है, प्रभाव आपको समझ में आ गया। अब 12वें भाव पर क्या प्रभाव दिखाएगा व्ययाधिपति सूर्य, जब धनेश में चला जाएगा तो उसके जो खर्चों को बढ़ा देगा, खर्चों को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। खर्चों को बढ़ाने का मतलब क्या कि आपको इतना पता है बच्चों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बीच में से जाना नहीं, याद रखना इस बात को, पूरी वीडियो देखना। अगर अच्छी तरह से जब तक समझोगे नहीं ना तब तक जान नहीं पाओगे। क्या कि धनेश में चला गया सूर्य, नीच का हो गया, वहाँ पर नीच का सूर्य जहाँ का मालिक है वहाँ पर क्या प्रभाव दिखाएगा कि व्ययाधिपति सूर्य नीच का हो जाए तो 12वें भाव में जो खर्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और किन कार्यों में, कोर्ट कचहरी, कानून और गलत कार्यों में उसके खर्चे होते रहते हैं, जिससे उसे पता भी नहीं चलता कि उसके जीवन में किस प्रकार के खर्चे कहाँ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि धनेश कमजोर हो गया, धनेश नीच का हो गया, सबसे बड़ा कारण यही होता है। ठीक है जी। एक और बात, सीधे खड़े होंगे, ये जो आंख है हमारी सीधी आंख होती है और यहाँ पर सूर्य बैठा है तो आंख पर क्या प्रभाव दिखाएगा कि जो सीधी आंख है, सीधी आंख को क्या कर देगा, सीधी आंख को कमजोर कर देगा, कमजोर कर देगा। दांत में सड़न पैदा कर देगा, तो हड्डियों का कारक भी होता है, दांत में क्या कर देगा, सड़न पैदा कर देगा। सूर्य व्ययाधिपति सूर्य अगर धन भाव में बैठ जाता है नीच का होकर के तो दांत में क्या कर देता है, सड़न पैदा कर देता है। और एक और चीज याद रखना इस बात को, द्वादश भाव में सूर्य बैठा है, द्वादश भाव का मालिक सूर्य है, सॉरी धनेश भाव में बैठा है, ऐसे मनुष्य के धन के खर्चे बढ़ेंगे। और धन कमाने के लिए आपको पता है द्वादश भाव विदेश का कारक होता है, मतलब विदेश भेजने का कारक होता है। ऐसा मनुष्य धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए विदेश में जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है द्वादश भाव विदेश का कारक और वहाँ का मालिक सूर्य अगर धन भाव में बैठ जाए, वहाँ पर नीच का हो जाए तो ऐसे मनुष्य के जीवन में धन की चिंता बढ़ती है, खर्चे बढ़ेंगे तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें क्या होगा। और दूसरी बात, द्वादश भाव विदेश के गमन का कारक होता है तो ऐसा मनुष्य धन कमाने के लिए विदेश की ओर अग्रसर हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और मुख्य चीज, अब खर्चे बढ़ा देगा, धन कमाने के लिए विदेश भेज देगा। और आपको इतना पता है खर्चे कहाँ पर बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी में, कानून में, लड़ाई झगड़ों में खर्चे होते हैं ऐसे मनुष्य के। एक और बात याद रखना आप कि खर्चे जब बढ़ रहे हैं, ऐसा मनुष्य खर्चों के साथ अगर किसी को उधार देता है, अगर किसी को उधार देता है, वह उधार वापस ना मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रकट हो जाती है कि वो उधार ऐसे मनुष्य को जीवन में वापस नहीं मिल पाता। अगर किसी को पैसे उधार देगा, इस बात को याद रखना, कन्या लगन की कुंडली अगर किसी की है, उसका धनेश मालिक धनेश अगर सूर्य है वो नीच का हो जाता है, व्याधिपति सूर्य नीच का हो गया तो ऐसे मनुष्य के जीवन में उधार की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ प्रकट हो जाती है। ऐसे मनुष्य को किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखना, कुटुंब का मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अगर सूर्य है तो ऐसे मनुष्य को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाणी के करके उसके कुटुंब का ये जो सारा क्रम है ना, धन साथ संबंध टूटेगा। क्यों? वो सब उसकी वाणी के करके टूटेगा। याद रखना इस बात को, उसकी जो वाणी है कर्कश हो जाती है, कठोर हो जाती है। उसका कारण यही है कि उसका जो संबंध है सबके साथ खत्म हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बात को याद रखना, अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है सूर्य।
सप्तम भाव का, सॉरी द्वादश भाव, दूसरे भाव का सूर्य यहाँ पर दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पर, यहाँ पर वो उच्च का हो जाएगा। इतना आपको पता है। अगर यहाँ पर सूर्य प्रबल होकर के बैठ जाता है, शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाती हैं, अच्छे अंशों के साथ बैठ जाता है, और वही सूर्य जब अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा, मेष राशि मतलब स्वयं की उच्च राशि पर दृष्टि डालेगा, और उच्च का होकर के क्या होगा, आयु में वृद्धि कर देगा, आयु में वृद्धि कर देगा। वृद्धि का मतलब आप जानते हो ना कि आयु को बढ़ा देता है। अगर अल्प आयु है तो मध्यम कर देगा, मध्यम है तो दीर्घ कर देगा, और दीर्घ है तो प्रबल दीर्घ कर देगा। ऐसे मनुष्य के जीवन की आयु में वृद्धि कर देता है। क्यों? अगर सूर्य सही क्रम में, सही योग में और सही अवस्था में बैठा है तो उसके बाद ही हम यह प्रक्रम जान पाएंगे। अब वो प्रक्रम कैसे जानेंगे, वो हम ग्रहों की युतियाँ दृष्टियाँ जब असली विवेचन पे आएंगे ना, तब उन चीज़ों को जानेंगे। जल्दी से नोट करो, फटाक से नोट करिए। चलिए, नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। अब आगे की चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों, लॉजिक को समझना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है आपको एक एक चीज़ को पूर्ण रूप से जानना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब तक आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे ना, तब तक एस्ट्रोलॉजी आपके बस की बात नहीं है। पकड़ने का मतलब क्या कि उस ग्रह के संबंध को जानना, उस ग्रह की अवस्था को जानना, और जहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा है उस क्रम को भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम जब तृतीय भाव की बात करते हैं, मैं आपको सब कुछ लिखा रहा हूँ जितना मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है। आगे जब सूर्य की युतियाँ हैं, सूर्य की दृष्टियाँ हैं, सूर्य के अंश हैं, सूर्य का षडबल है, सूर्य की महादशा है, सूर्य की अंतरदशा है, सूर्य की प्रत्यंतर दशा है, सूर्य और अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, उनके बाद ही हम विवेचन करेंगे। तो हमें उनमें भी तो चीज़ों को जानना है। अगर सब चीज़ एक जैसी हो जाएंगी तो कंबाइंड करने में मतलब क्या, पूरी तरह से जानने में हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी पैदा होगी। चलिए, अगर तृतीय भाव में यहाँ पर व्ययाधिपति सूर्य अगर तृतीय भाव में बैठ जाता है तो आपको पता है कि मंगल की राशि है, लेकिन जल तत्व की राशि है। कैसी राशि है? जल तत्व की राशि, लेकिन राशि किसकी? मित्र की राशि है। अब मित्र के साथ संबंध अच्छे हैं। अगर मंगल के साथ सूर्य के तात्कालिक संबंध में या फिर मित्र भाव में संबंध अच्छे निकल आते हैं तो पराक्रम भाव को देख करके सूर्य ऐसे मनुष्य को पराक्रमी बना देता है। अगर संबंध अच्छे हैं तो याद रखना इस बात को, साहसी बना देता है, पराक्रमी बना देगा, साहसी बना देगा, निर्भीक बना देता है। याद रखना इस बात को। क्यों? कि उसका काम क्या है कि अगर वृश्चिक राशि का जो मालिक है मंगल अगर सूर्य के साथ मित्र भाव में अच्छा बैठा है तो उस मनुष्य के जीवन के कार्य को वो और ज़्यादा कुशल कर देता है। साहसी, निर्भीक के साथ मेहनती बना देगा। क्या बना देगा? मेहनती बना देगा। एक एक चीज़ को सोच समझ के लिखा रहा हूँ, इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर संबंध का कार्य देखा जाए, हालांकि जल तत्व की राशि है, अग्नि को खत्म तो कर देगी, लेकिन अगर मित्र का भाव अच्छा हो जाए तो जिसका जो स्वामी है, अपनी जो शिष्य है या अपनी जो राशि है, उसके प्रभाव को अपनी ओर आकर्षित कर लेकर सूर्य को बहुत ही अच्छा प्रबल जो कुशल प्रभाव है वो प्रदान कर देता है। ठीक है जी। अब एक बात को याद रखना, आपको पता है कि वृश्चिक राशि में अगर स्वामी है मंगल, वो सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में अच्छा है या फिर मित्र के संयोग में अच्छा है या पंचदा मैत्री चक्र में अच्छा है तो सूर्य को क्या कर देगा? पराक्रम, सूर्य के अनुसार पराक्रम देगा। ऐसे मनुष्य को साहसी बनाएगा, निर्भीक बनाएगा, मेहनती बनाएगा। लेकिन अगर वही मंगल सूर्य के साथ अच्छा ना हो, या हम ये कह सकते हैं कि राशि का प्रभाव ज़्यादा हो जाए, अंशों में सूर्य वृद्ध हो जाए, तो क्या होगा? ऐसा मनुष्य मेहनत तो करेगा, मेहनत से ऐसा मनुष्य मेहनत तो करेगा, लेकिन मेहनत से जो उन्नति प्राप्त करेगा वह उन्नति उसे प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? उसका कारण ये है कि अगर वृश्चिक राशि का प्रभाव प्रबल हो जाए और सूर्य वृद्ध हो जाए या सूर्य बिल्कुल नीच का अस्त हो जाए या पीड़ित हो जाए या कुछ शत्रु ग्रहों की दृष्टियां हो जाए तो राशि का प्रभाव बढ़ जाएगा। और राशि कैसी है? जल तत्व की राशि, जो सूर्य के अग्नि तत्व को बिल्कुल समाप्त कर देती है।
आ गया ना समझ में? चलिए अब आगे की बात करते हैं। ऐसे मनुष्य के जीवन में एक और बात को याद रखना कि छोटे जो भाई बहन है ना, उसके छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे कर देगा, लेकिन क्या होगा, दोनों में टकराव भी पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि जल तत्व की राशि में अग्नि तत्व, लॉजिक को समझ रहा है, एक चीज़ को समझाऊंगा। अग्नि तत्व जब जल से घिर जाता है तो वहाँ पर बैठा मनुष्य वहाँ पर दूसरी जगह पर बैठे, मतलब ये जानना कि दूसरी जगह भाई बहन हैं, यहाँ पर हम खुद हैं। हम अपने भाई बहनों के प्रति मित्र प्रेम का भाव तो रखेंगे, अच्छे योग को तो रखेंगे, लेकिन जो अग्नि है वो भाई बहनों के बीच में और हमारे बीच में ना टकराव रखेगी, किसी भी तरह से ज्वाला के प्रति टकराव रखेगी। सॉरी, जल जो है, अग्नि नहीं, जल जो है टकराव रखेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अग्नि जल में जाएगी वो शांत हो जाएगी। शांत होने का मतलब क्या कि सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा। कम होने के कारण सूर्य चिड़चिड़ा नहीं कह सकते, या ये कह सकते हैं कि सूर्य का जो बल है, सूर्य की जो वार्तालाप है वो उनके लिए, जो हमारे भाई बहनों के प्रति ना अच्छे नहीं रहेंगे, उनके स्वभाव के प्रति अच्छे नहीं रहेंगे, तो उन्हें हम अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं समझे? इसका मतलब क्या कि अग्नि का प्रभाव जब कम हो जाएगा तो भाई बहनों को कुछ भी बोलेंगे ना तो उनके लिए वो बात सुनने लायक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? आपको पता है कि दूसरा बातों को तभी सुनता जब उसको अच्छी लगती हैं। जब उनको बातें अच्छी नहीं लेंगे तो प्रभाव का योग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यही प्रक्रम है कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन टकराव पैदा कर देता है जब सूर्य, व्याधिपति सूर्य जब तृतीय भाव में बैठ जाता है। चलिए एक और बात को जानना, नवम भाव पर सूर्य पूर्ण दृष्टि डालेगा, यहाँ पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। आपको पता है कि यहाँ का सूर्य यहाँ पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, और यहाँ का मालिक कौन है? शुक्र। इतना आपको पता है। यहाँ का मालिक है शुक्र। अगर सूर्य का तात्कालिक मित्रता में शुक्र के साथ संबंध अच्छा हो, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मंगल के साथ संबंध अच्छा हो, तो अपने आप को प्रबल बना करके नवम भाव जो आपका भाग्य का स्थान होता है वहाँ पर बैठा है, सॉरी वहाँ पर दृष्टि डालेगा तो पिता के संबंध को प्रबल कर देगा, पिता के संबंध को बढ़ा देगा सूर्य। याद रखना इस बात को, पिता के संबंध को अच्छा कर देगा। एक और बात, संबंध अच्छे के साथ पिता की जायदाद भी ऐसे मनुष्य को प्राप्त होगी, और ऐसा मनुष्य धर्म प्रिय बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सूर्य अगर प्रबल है, अच्छा है और कार्य के योग अच्छे हैं, लेकिन यहीं का सूर्य अगर पीड़ित हो जाए, नीच का हो जाए और ग्रहों की दृष्टियां खत्म, मतलब ग्रहों की दृष्टियां अशुभ हो जाएं और सूर्य को अस्त कर दें, तो वहीं पिता का संबंध टूट जाएगा, जायदाद समाप्त हो जाएगी, और धर्म प्रिय ऐसा मनुष्य धर्म के प्रति सक्षम नहीं हो पाता। ये भी आपको जानना जरूरी होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए, नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। आगे की चर्चा करते हैं। एक एक चीज़ को शांति से समझा रहा हूँ, एक चीज़ को क्रम से और बारीकी से समझिएगा, लॉजिक के साथ। चलिए, अगर वही सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो कैसा प्रभाव दिखाएगा? आपको पता है चतुर्थ भाव माता का स्थान, वाहन, धन, सॉरी भूमि, वाहन, इनका स्थान होता है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाता है तो आपको पता है कि जो यहाँ का सूर्य है वो सूर्य जो है वो मध्य रात्रि का हो जाता है। कैसा हो जाता है? मध्य रात्रि का। और आपको पता है कि सूर्य के लिए मध्य रात्रि जो है अशुभ मानी जाती है, लेकिन यहाँ की जो राशि है ना धनु, वो सूर्य के मित्र की राशि है। इतना आपको पता है। अब सूर्य की मित्र की राशि जो धनु है, अगर उसी मित्र के साथ सूर्य के संबंध अच्छे हो जाए, मतलब यहाँ पर अगर बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति ना बैठे तो बृहस्पति की दृष्टि शुभ हो जाए, या बृहस्पति के अंशों में प्रबल हो जाए बृहस्पति सूर्य के प्रति, या सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पर शुभ मानी जाए, तो क्या होगा वो हम आज की वीडियो में इसमें जानेंगे। ऐसा संयोग क्या है? सबसे पहले एक बात को याद रखना, अगर यहाँ पर बैठा सूर्य मध्य रात्रि का हो जाता, मध्य रात्रि का मतलब क्या है कि सूर्य के लिए अशुभ रात्रि मानी जाती है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिग्बली हो जाएगा, उसी से सप्तम में जाकर के मध्य रात्रि का क्या कि थोड़ा सा उसका प्रभाव है वो कम हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मध्य रात्रि का सूर्य हो जाता है तो माता का जो स्वास्थ्य है, माता का जो स्वास्थ्य है वो नरम हो जाएगा। नरम का मतलब क्या कि स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है ऐसे मनुष्य का जिसका चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ जाता है। इस बात को याद रखना, ऐसे मनुष्य का जो माता का स्वास्थ्य है ना वो बिगड़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। यहाँ पर बैठा सूर्य, एक बात को याद रखना, यहाँ पर बैठा सूर्य मकान, भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, भूमि और प्रॉपर्टी, वाहन, याद रखना इस बात को। मैंने आपको बताया कि ये मकान, भूमि, वाहन सबका स्थान होता है। मकान, भूमि और प्रॉपर्टी के जीवन उस मनुष्य के जीवन में आने के लिए क्या होगा कि ऐसे मनुष्य के जीवन में अगर मकान का सुख है, प्रॉपर्टी का सुख है, भूमि का सुख है तो ऐसे मनुष्य के जीवन में आने में देरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि में सूर्य प्रबल नहीं हो पाता। याद रख, समझ रहे हैं इस बात को, मध्य रात्रि में प्रबल नहीं हो पाएगा, और प्रबल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हर चीज में देरी करेगा, माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि का सूर्य है, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी ना हो तो। याद रखना इस बात को। चलिए आगे की बात करते हैं। वही सूर्य अगर यहाँ पर बैठा सूर्य 12वें भाव पर क्या प्रभाव दिखाएगा उसको जानना। क्यों? क्योंकि आपको पता है व्ययाधिपति सूर्य अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाता है, व्ययाधिपति का मतलब क्या, 12वें भाव का मालिक अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य को जो जमीन है ना, जमीन, याद मेरी बात को ध्यान से समझना कि जमीन खरीदने में, ऐसे मनुष्य को जमीन खरीदने में जो पेपर वर्क है, पेपर कह लो या कागजात का जो वर्क है, मतलब कागजात के जो काम है उसमें बहुत ही ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ठगी होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य मध्य रात्रि का हो जाता है, और मध्य रात्रि का सूर्य जब द्वादश भाव में प्रभाव दिखाएगा तो क्या होगा कि खर्चों को बढ़ाएगा। और खर्चे कहाँ पर होंगे? क्यों? क्योंकि ये भूमि का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है। प्रॉपर्टी लेगा, भूमि लेगा, तो वहां पर बैठा जो मध्य रात्रि का सूर्य है वो खर्चे तो कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि द्वादश भाव का मालिक है। लेकिन वो खर्चे कैसे कराएगा? सूर्य प्रबल नहीं है, मध्य रात्रि का सूर्य निर्बल है, क्या है, अशुभ है। तो खर्चे जहां भी कराएगा ना, वहां के जगह खर्चे जहां भी कराएगा प्रॉपर्टी के प्रति, भूमि के प्रति, वो ऐसे सुगम नहीं हो पाएंगे। मतलब क्या, जीवन को या अपने जीवन में जो भी खर्चे वह करता है वह खर्चों को क्या कर देगा, जो मनुष्य के जीवन में जो खर्चे होंगे वो खर्चों को इतना बढ़ा देगा कि उस मनुष्य के जो विचार है ना उस खर्चे के प्रति सक्षम नहीं हो पाएंगे। या जो खरीदने वाला है वो हद से ज़्यादा खर्चे करा देगा। तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए कि ज़मीन खरीदने में पेपर जो वर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए जहाँ पर भी वह खर्चे कर रहा है। याद रखना इस बात को। समझदारी नहीं दिखाएगा तो क्या होगा, कानून, याद रखना इस बात को, कानून, कचहरी, कोर्ट के चक्कर उसे लगाने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मध्य रात्रि का सूर्य खर्चे कराएगा, समझदारी नहीं दिखाएगा तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऊपर से खुद ही फंस जाएगा। इस फंसने के कारण क्या होगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर उसे देखने को मिल सकते हैं। इस बात को याद रखना। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर चतुर्थ भाव में बैठा सूर्य पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, मैंने एक एक ग्रहों की युति ली है जो मुझे आपको समझाना जरूरी है। बाकी जब प्रबल युतियों को देखेंगे ना, जब 2 भावों की युतियां बनेंगी, किसी किसी की 4 भावों के जब 2 ग्रहों की युतियां बनेंगी, किसी किसी की 4 ग्रहों की युतियां बनेंगी, उसमें और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो शनि की दृष्टि पड़ने में क्या होगा कि जो कोर्ट कचहरी का जो संबंध है ना वो लंबे समय तक हो सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं वो लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। इस बात को याद रखना। अगर सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि की युति बन जाए तो ऐसे मनुष्य के जीवन में ये समस्या पैदा हो जाती है। एक और चीज, अगर सूर्य वहीं पर पीड़ित हो जाए, क्या बोलेंगे,
वहीं पर बैठा सूर्य अगर पीड़ित हो जाए तो ऐसे मनुष्य को हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है? हार्ट अटैक की समस्या ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि का सूर्य अपने प्रबल योग को मतलब प्रभाव को खो देता है और हृदय का कारक कौन होता है? सूर्य। जब सूर्य अस्त हो गया और हृदय का कारक जब अस्त हो जाएगा तो हृदय चलेगा कहाँ से? समझना बात को, हृदय चलेगा कहाँ से? अगर युतियाँ अच्छी ना हो तो बता रहा हूँ, तो मध्य रात्रि का सूर्य क्या होगा? हार्ट अटैक की समस्या पैदा कर देगा। इतना आपको पता है। अब हम आगे की चीज़ को जानेंगे। वहीं पर सूर्य क्या होगा आपको पता है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ समझने के लिए। दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। यहाँ का सूर्य दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा तो क्या होगा? ऐसे मनुष्य के जीवन में, याद रखना इस बात को, अगर सूर्य यहाँ पर मित्र की राशि में है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की युति है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में गवर्नमेंट जॉब के भी चांस बन सकते हैं और मान सम्मान ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर पीड़ित है तो पिता के साथ संबंध को खराब कर देगा, वो हम युतियों के बाद जानेंगे। अभी इतना नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बच्चों, जल्दी से फटाक से नोट करिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं भी आ गया। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी ना समस्या हो सकती है, थोड़ा संयोग हो सकता है, तो आप एक एक चीज़ को ना समझ के और बिल्कुल बारीकी से समझना एक एक चीज़ को। परेशानी चल रही है मेरे स्वास्थ्य में, तो मैं आपको समझाने में थोड़ा संयोग नहीं दर्शा रहा हूँ। बाकी आपको जितना समझ में आ रहा है ना उतना कमेंट कर देना, ना समझ में आए तो कमेंट कर दिया करिए, जिससे मैं जवाब अच्छे से दे दूँगा आपको। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक वीडियो को समझदारी से बनाऊँ और शांति से बनाऊँ, जिससे आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। चलिए अब हम पंचम भाव की बात करेंगे। क्या बोलेंगे? अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो कैसा प्रभाव दिखाएगा? यहाँ पर अगर सूर्य बैठा है तो आपको पता है कि ये सूर्य की शत्रु राशि है। कौन सी राशि? मकर राशि। तो शत्रु राशि में बैठा सूर्य, सबसे पहले एक बात को जानना कि अगर पंचम भाव में बैठा सूर्य, आपको पता है, एक तो मुख्य चीज़ को जानना कि शत्रु राशि है चाहे जैसी मर्जी राशि है, एक बात को याद रखना, ये सूर्य का पुत्र है। पुत्र है इसका मतलब क्या कि पिता जब पुत्र के भाव में बैठता है तो ऐसे मनुष्य को कन्या लगन की कुंडली में, सौम्य लगन की कुंडली में अगर सूर्य पंचम भाव में बैठता है, संतान पक्ष में बैठता है, कोट लिख के याद करना, ऐसे मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम यानी पहले पुत्र होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कि ऐसे मनुष्य को सबसे पहले पुत्र ही होता है, इस बात को याद रखना। क्या होता है? पुत्र। अब आगे की चर्चा करते हैं। ऐसा मनुष्य शेयर मार्केट में ना जाए, शेयर मार्केट में ना जाए। ऐसा मनुष्य कभी शेयर मार्केट में धन खर्चा ना करे। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जब पिता जब पुत्र के स्थान में बैठ जाता लेकिन दोनों के संबंध शत्रु भावी हैं, तो ऐसे मनुष्य को शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाएगा तो उसका पैसा डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? बात को समझना। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर बैठा सूर्य, याद रखना, यहाँ पर बैठा सूर्य शत्रु राशि में है, वहीं से सप्तम दृष्टि डालेगा एकादश भाव पर। शत्रु जब शत्रु जब लाभ के भाव पर दृष्टि डालता है, शत्रु जब, आपको पता पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, मैं आपको लिखा चुका हूं पहले, ये मैं आपको अलग से नहीं लिखा रहा, सब कुछ लिखा चुका हूं। और नहीं समझ में आ रहा है तो पे जा करके वो वीडियोस भी देख लीजिए, जिससे क्या है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कि यहाँ पर बैठा सूर्य, शत्रुभावी सूर्य जब दृष्टि डालेगा लाभ पर, तो लाभ में कौन सी राशि है? कर्क राशि। और कर्क राशि कैसी राशि? जल तत्व की राशि। मतलब सूर्य पहले से पीड़ित,
मतलब क्या, शत्रु राशि में ऊपर से जल तत्व की राशि पर दृष्टि डालेगा तो दोनों जगह से समाप्त कर देगा किसको, लाभ को। तो लाभ का मतलब क्या कि शेयर मार्केट में भी लाभ कमाएगा ना, उस लाभ को भी वह खत्म पूर्ण रूप से कर देता है। ऐसे मनुष्य को शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखना। ऐसे मनुष्य को ना गायत्री की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य गायत्री, गायत्री का मतलब क्या, सूर्य गायत्री, या हम ये कह सकते हैं ब्रह्म गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र का जाप। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस सूर्य गायत्री का भी जाप ऐसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य के जीवन में एक तो खुद समस्या, ऊपर से सप्तम दृष्टि पर समस्या भी खड़ी देखने को मिल जाती है, जो धन की समस्या हो सकती है, लाभ की समस्या हो सकती है, उन्नति की समस्या हो सकती है। तो ऐसे मनुष्य को व्यय की समस्या हो सकती है। तो ऐसे मनुष्य को सूर्य की उपासना करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, इस बात को याद रखना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आपको पता है कि व्ययाधिपति सूर्य जब पंचम भाव में बैठ जाता है, और व्यय का जो स्थान है वो द्वादश भाव है, और द्वादश भाव विदेश यात्रा का होता है। अब वही विदेश यात्रा के भावी सूर्य, मतलब क्या, व्यय के स्थान का, विदेश के स्थान का सूर्य जब पंचम भाव में बैठ जाता है, तो ऐसे मनुष्य के जो बच्चे हैं ना, बच्चों का विदेश जाने की, बच्चों का विदेश जाना मतलब क्या, ऐसे मनुष्य के बच्चे विदेश जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। याद रखना इस बात को। व्ययाधिपति सूर्य अगर पंचम भाव में बैठ जाता है, शत्रु राशि में बैठ जाता है, और शत्रु राशि किसकी है, शनि की राशि, सूर्य का शनि पुत्र है, उसका जो जिस भाव में बैठा है सूर्य अपने पुत्र के भाव में है, लेकिन मालिक है द्वादश भाव का, विदेश के भाव का। तो ऐसे मनुष्य के जो पुत्र है वो विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने में संभावना उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस बात को याद रखना। एक और चीज़, अगर सूर्य वहीं पर पीड़ित हो जाए, अगर सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में पीड़ित हो जाए तो ऐसे मनुष्य को गैस, एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस बात को याद रखना अगर सूर्य यहाँ पर बैठ जाता है तो। चलिए आगे की बात करेंगे। अब आपको पता है कि शत्रु भाव है, शत्रु भाव का मालिक है, तो क्या प्रभाव दिखाएगा, ऐसे मनुष्य की जो नौकरी है ना, नौकरी में जो प्रमोशन होगा, नौकरी व प्रमोशन में क्या कर देता, कमी कर देगा सूर्य। याद रखना इस बात को। ऐसे मनुष्य के जीवन में नौकरी व प्रमोशन में कमी कर देता है सूर्य, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और चीज को याद रखना, यही सूर्य क्या करेगा, 11वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और 11वें भाव में बड़े भाई बहनों को देखेंगे तो क्या होगा, बड़े भाई बहनों के साथ जो संबंध होगा, बड़े भाई बहनों के साथ जो संबंध होगा उसे समाप्त कर देता है सूर्य। क्यों? क्योंकि वही सूर्य पंचम भाव में जो सूर्य है वो पुत्र के भाव में, शत्रु राशि में है, लेकिन दृष्टि आमदनी पर डाल रहा है। यहाँ पर कैसी है, जल तत्व की राशि, एक तो पहले से पीड़ित, ऊपर से जाकर के पीड़ित, तो यहाँ पर लाभ को खत्म करेगा, आपके बड़े भाई बहनों के संबंध को खत्म करेगा, शेयर मार्केट को खत्म करेगा, सब कुछ खत्म कर देता है, जब तक कोई शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ जाती है। जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। फटाक से नोट करो। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। फटाक से नोट करो बच्चों। हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटा आपको लग सकता है चीज़ों को सीखने में, इस चीज़ मतलब कन्या लगन की कुंडली को सीखने में। समय चाहे जितना लगे, लॉजिक के साथ सीखेंगे, एक एक चीज़ को, प्रक्रम को सीखेंगे। ठीक है, चलो। चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं।
अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम का मतलब क्या? छठवें भाव की बात करते हैं। अगर व्ययाधिपति सूर्य अगर षष्ठम भाव में बैठ जाता है तो आपको पता है कि यह भी सूर्य की शत्रु राशि है। कौन सी? कुंभ राशि। अब शत्रु राशि तो है, लेकिन एक बात को याद रखना, मुख्य चीज है कि अगर योग कारक बुध, क्या बोलेंगे, योग कारक जो बुध है, वह बुध जो है योग कारक के साथ मैं क्या समझाना चाहता हूं उस बात को समझिएगा। हाँ, एक बात को याद रखना, अगर योग कारक बुध अगर लग्न भाव में बैठ जाता है, क्या होता है? योग कारक बुध अगर लग्न भाव में बैठ जाता है, वहीं पर त्रिक स्थान में अगर सूर्य है, क्या बोलेंगे? ये बात ना नोट करके लिख लो, एक काम करो साइड में नोट करके लिख लो। एक मुख्य चीज आपको समझा रहा हूं। मुख्य चीज क्या है कि अगर योग कारक बुध अगर लग्न भाव में बैठ जाता है और त्रिक स्थान मतलब छठवें, आठवें और 12वें भाव में अगर आपका सूर्य है, तो ऐसी अवस्था में विपरीत राजयोग बन जाता है। क्या बनता है? विपरीत राजयोग। क्यों बनता है? उसका कारण क्या कि कन्या लगन की कुंडली में बुध अगर लग्न भाव का मालिक है, कुंडली का मस्तिष्क, कुंडली का माइंड, कुंडली का दिमाग ही प्रबल है और सूर्य के साथ तात्कालिक संबंध प्रबल है, उसमें क्या होगा कि सूर्य चाहे त्रिक स्थान में भी चला जाए फिर भी विपरीत राजयोग बना देता है, जो मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी समस्या को खत्म कर देता है, थोड़ी समस्या का समाधान कर देता है। इस बात को याद रखना कि आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। अब विपरीत राजयोग से आप क्या समझोगे, क्या समझाना चाहता हूं उस बात को समझिएगा। विपरीत राजयोग का मतलब क्या है कि अगर समस्या दुगनी हो रही है तो एक गुनी हो जाएगी, एक गुनी हो रही है तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा उसका। विपरीत का मतलब अपोजिट, उल्टा राजयोग। तो क्या होगा? ऐसे मनुष्य को जिसके शत्रु भाव में सूर्य है और दृष्टि कहां पर डालेगा? द्वादश भाव पर, तो क्या बोलेंगे? कोर्ट कचहरी। सबसे पहले एक बात को याद रखना, ऐसे अब बीच में से नहीं लिखाऊंगा, एक एक चीज को क्रम से लिखाऊंगा। क्या बोलेंगे? शत्रु भाव में अगर सूर्य है, किसमें? कुंभ राशि में। कुंभ राशि में सूर्य है, शत्रु राशि में सूर्य है, तो ऐसे मनुष्य के शत्रु बढ़ेंगे। सबसे पहले ये लिखो, क्या होगा? शत्रु बढ़ेंगे। शत्रु बढ़ेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। ठीक है जी। अब एक बात को याद रखना, ऐसे मनुष्य के जीवन में सूर्य क्या करेगा? अपने ही घर पर दृष्टि डालेगा। क्यों? क्योंकि व्ययाधिपति सूर्य अगर षष्ठम भाव में बैठता है तो अपने ही घर पर दृष्टि डालता है, तो क्या होगा? ऐसे मनुष्य के जीवन में शत्रु के पीछे, ऐसे मनुष्य के जीवन में शत्रु के पीछे क्या होगा? दिमाग खर्च होगा, दिमाग व धन खर्च होगा, धन का व्यय होगा। याद रखना इस बात को। ऐसे मनुष्य के जीवन में शत्रु के पीछे दिमाग और धन का बहुत ज्यादा व्यय हो जाता है, खर्चा कर देगा शत्रु के पीछे। ठीक है जी। एक बात को और समझना, ऐसा मनुष्य शत्रु पर विजय भी प्राप्त कर देता है। और इस बात को तो अब हमेशा ही याद रखना, क्या याद रखना कि षष्ठम भाव में सूर्य, अगर शत्रु भाव में सूर्य है तो सूर्य एक अग्नि तत्व है, अग्नि का पिंड है, अग्नि का गोला है। तो आपको पता है क्रोध का गोला है, अग्नि का गोला है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में कैसे भी शत्रु आएंगे सबको वे खत्म कर देगा, सबके प्रभाव को खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि खुद ही अग्नि बना बैठा है। और एक और बात, पंचम भाव में सूर्य है तो पुत्र तो होगा पहला, लेकिन संतान में देरी भी करेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 5वें भाव में सूर्य बैठता है तो उस मनुष्य के जीवन में संतान में देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक अपने प्रभाव का मालिक होता है, इसी का कारण। चलिए क्या बोलेंगे? शत्रु पर विजय करने वाला हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको ये बता चुका हूं, ऐसा मनुष्य सर्जन, डॉक्टर बनता है।
हड्डियों का कारक सूर्य है, वही सूर्य व्यय पर दृष्टि डालेगा तो क्या होगा, हड्डी के प्रक्रम में खर्चा करेगा, कहाँ पर, डॉक्टर के प्रति योग में। तो डॉक्टर के प्रति योग में क्या देखा जाएगा कि ऐसा मनुष्य सर्जन और डॉक्टर बन सकता है हड्डियों के योग में। ठीक है जी। एक और बात, अगर विपरीत राजयोग ना बने, क्या लिखेंगे कि विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग बनता है तो ये सारी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर विपरीत राजयोग ना बने तो क्या होगा, ऐसे मनुष्य के जीवन में जिसमें सूर्य षष्ठम भाव में बैठता है तो कैल्शियम की कमी करेगा, कैल्शियम की कमी। ऐसे मनुष्य की हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द पैदा कर देता है सूर्य। ऐसा सूर्य कमर में दर्द पैदा कर देता है अगर राजयोग नहीं बनता तो। क्यों? क्योंकि वही सूर्य व्यय के स्थान का, हड्डियों का कारक जब शत्रु भाव में बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य के जीवन में क्या होता है कि कमर में दर्द, कैल्शियम की कमी और हड्डियों में दर्द पैदा कर देता है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, अगर व्ययाधिपति सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है तो क्या बोलेंगे, अगर व्ययाधिपति सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाता है तो एक बात को याद रखिएगा, वो बात क्या है कि ये जो राशि है ना, जल तत्व की राशि है, लेकिन गुरु की राशि है, मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु, जो सूर्य का मित्र है, इतना आपको पता है। अगर जल तत्व की राशि, उससे जानना कि ऐसे मनुष्य अगर बिजनेस करता है, सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐसा मनुष्य अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में उसे, बिजनेस में क्या होता है, लॉस होता है। क्यों? क्योंकि अग्नि जल से ढक गई, मतलब चारों तरफ उसके जल है और राशि का प्रभाव ज़्यादा है, तो क्या होगा, बिजनेस में लॉस होगा। दूसरी बात, पत्नी, ऐसे मनुष्य के जीवन में क्या होगा, पत्नी से मतभेद पैदा कर देगा सूर्य। एक और बात, विवाह कार्य में देरी कर देगा। ऐसे अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह कार्य में देरी कर देगा। देरी या हम कह सकते हैं विघ्न कर देगा, विघ्न पैदा कर देता है सूर्य। ऐसा जो सूर्य अगर सप्तम भाव में, अगर किसी के कन्या लग्न की कुंडली में अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, क्योंकि वो राशि कैसी है, जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि होने के कारण क्या होगा कि अग्नि के प्रभाव को कम कर देगा। प्रभाव को कम करने के साथ साथ क्या देखा जाएगा कि पत्नी के साथ मतभेद, विवाह कार्य में देरी या फिर विघ्न पैदा कर देता है। और एक और चीज को समझना बच्चों, अगर यहीं पर गुरु पीड़ित हो जाए, क्या होगा, अगर गुरु का मतलब क्या कि जो मीन राशि का स्वामी जो गुरु है, मीन राशि का स्वामी जो गुरु है, अगर वही गुरु पीड़ित हो जाए तो ऐसे मनुष्य के 2 विवाह के योग भी बन जाते हैं। क्यों? कन्या लगन की कुंडली में व्ययाधिपति सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है, जल तत्व राशि में बैठ जाता है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में अगर उसी राशि का स्वामी गुरु पीड़ित हो जाए तो 2 विवाह के योग भी बनने को देखे जाते हैं। और आपको पता है कि प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। ठीक है जी। जल तत्व में होने के पश्चात जब प्रथम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा तो क्या होगा, ऐसे मनुष्य का जो बिजनेस है, अगर वही बिजनेस, याद रखना, अगर जो सूर्य है जल तत्व की राशि में है, जो प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा, अगर प्रथम भाव का वो मालिक है, यानी कि क्या कहेंगे, सूर्य कारक है प्रथम भाव का, अगर यहीं का जो मालिक, मतलब क्या, कन्या राशि का स्वामी बुध अगर सूर्य के साथ संबंध अच्छे है, प्रबल दृष्टि है, प्रबल योग है, तात्कालिक मित्रता अच्छी है, तो बिजनेस अगर पार्टनरशिप से करे, क्या होगा, ऐसा मनुष्य अगर बिजनेस पार्टनरशिप से करे तो उसे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। अगर किसी मनुष्य की या आपकी कुंडली में कन्या राशि में, अगर आपकी कन्या राशि लग्न राशि है, अगर वहीं
पर बैठा बुध सूर्य के साथ संबंध अच्छे बना रहा है, अगर वही सूर्य आपका सप्तम भाव में बैठा है तो ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा लाभ पार्टनरशिप से देखने को मिल जाते हैं। इस बात को याद रखना। एक और चीज़, पार्टनरशिप से बिजनेस में लाभ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। अब मुख्य चीज़ क्या है, वहीं अगर सूर्य का संयोग अगर मीन राशि में अच्छा हो जाए, अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ये सारे कार्य बदल जाते हैं। क्या कि बिजनेस में प्रॉफिट होने को, पत्नी के संबंध अच्छा कब होता है, जब मीन राशि का स्वामी मीन राशि का स्वामी गुरु सूर्य के साथ संबंध को प्रबल कर देता, अच्छे कर देता है। आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करो बच्चों। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे की चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे अष्टम भाव की, कि व्ययाधिपति सूर्य अगर अष्टम भाव में बैठ जाता है, द्वादश भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में बैठ जाता है तो किस प्रकार का प्रभाव देगा उसको जानेंगे। आपको पता है कि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, इतना आपको पूर्ण रूप से जान चुके होंगे, इतना आपको पता चल गया। नहीं चला है तो पिछली वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। व्ययाधिपति सूर्य अगर मेष राशि में बैठ जाए, और एक और चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि त्रिक स्थान 6, 8 और 12 स्थान, 6वां, 8वां और 12वां स्थान, ये त्रिक स्थान क्या होगा, कन्या लगन की कुंडली में बुध अगर लग्न भाव में बैठा है, और एक और चीज समझना, लग्न के साथ अगर केंद्र भाव में भी बैठा है, क्या बोला मैंने, चाहे लग्न में बैठ जाए, क्योंकि योग कारक ग्रह को देखा जाता है। योग कारक कब बनता है, जब लग्न के साथ मूल त्रिकोण स्थान में बैठता है, तो क्या हो जाता है, योग कारक। उन दोनों के प्रक्रम को देख के क्या जाना हमने, क्या जानेंगे, ज्योतिष शास्त्र क्या बोलता है कि कन्या लगन की कुंडली में अगर योग कारक ग्रह, मतलब क्या, लग्न का स्वामी अगर लग्न में या फिर केंद्र में जाकर के बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। आगे समझ में, अगर वही विपरीत राजयोग बन रहा हो तो क्या होगा, आपको पता है सूर्य उच्च का हो जाता है। उच्च का होने के कारण ऐसे मनुष्य के जीवन में, ऐसा मनुष्य ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्या में निपुण होता है, निपुण होगा। याद रखना इस बात को। एक और चीज, द्वादश भाव का मालिक होने के कारण क्या होगा, उच्च का होकर के ऐसा मनुष्य विदेश में धन कमाता है, विदेश में धन कमाएगा। ऐसा मनुष्य विदेश में धन कमाएगा। क्यों, क्योंकि अष्टम भाव का जो अष्टम भाव में जो सूर्य है वो उच्च का होकर के द्वादश भाव का मालिक है, बस इसी कारण। अब दूसरे भाव पर क्या प्रभाव दिखाएगा, इस बात को जानिएगा। दूसरे भाव पर सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर डालेगा तो कुटुंब से लाभ लेगा ऐसा मनुष्य। क्या होगा, कुटुंब से लाभ लेगा और मेहनत से धन कमाएगा। क्यों, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि डालेगा तो मेहनत से धन कमाएगा। अब मेहनत क्यों करा रहा है इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जाके सूर्य नीच का हो जाएगा। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, इतना आपको पता है। वहीं अगर क्या होगा, उच्च का सूर्य अगर विपरीत राजयोग बनता है, क्या बनता है, अगर विपरीत राजयोग बनता है तो याद रखना इस बात को। नहीं बनता है तो भी आपको बताऊंगा क्या होगा। अगर बनता है तो क्या होगा, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र विद्या में निपुण होगा। द्वादश भाव पर क्या प्रभाव डालेगा, धन कमाएगा। दूसरे भाव पर कुटुंब से लाभ लेगा, मेहनत से धन कमाता है ऐसा मनुष्य। अगर विपरीत राजयोग बनता है उसका कारण क्या है, अष्टम भाव का सूर्य उच्च का हो जाता है। वहीं पर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, अपने से 7वें पर दृष्टि डालेगा तो क्या होगा, यहाँ के स्थान को भी वह प्रबल कर देता है। हालांकि नीच का है तो क्या होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं विपरीत राजयोग नहीं बनता है तो क्या होगा, अगर सूर्य अशुभ हो जाए। बच्चों लॉजिक की तलाश कर रहे हो ना, तो लॉजिक समझने से पहले ना एक एक चीज को क्रम से जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जब तक आप सूर्य की दृष्टियों को नहीं जान पाओगे, सूर्य की युतियों को नहीं जान पाओगे, तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी ज्योतिषी। और मैं आपके साथ बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, थोड़ी सी स्थिरता रखना, थोड़ी सी कार्य में पूर्ण योग की स्थिरता रखना, जिससे क्या है कि जब आने वाले समय में हम विवेचन करेंगे ना कुंडली का पूरी तरह से, उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ।
बस थोड़ी सी स्थिरता रख के सीखना, ठीक है जी। चलो, अशुभ हो जाए सूर्य, अगर यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव का जो सूर्य है उच्च होने के साथ साथ मंगल के साथ संबंध बिगड़ जाए या कुछ पाप ग्रहों की दृष्टियां बन जाए तो क्या होगा, ऐसा मनुष्य कड़वी भाषा बोलता है या विपरीत राजयोग ना बने, कड़वी भाषा बोलता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में जो नौकरी वह करेगा, नौकरी में क्या होगा, अस्थिरता ले लेगा, नौकरी में अस्थिरता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मनुष्य धर्म के चक्कर में क्या होगा, द्वादश भाव का मालिक है तो क्या होगा, धर्म के चक्कर में मान सम्मान के कमाने के योग में, धन के चक्कर में मान सम्मान व प्रतिष्ठा के कारण, प्रतिष्ठा के कमाने के कारण कह दो, कमाने के कारण अत्यधिक धन खर्चा करता है। क्यों करता है, अत्यधिक धन खर्चा करेगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। क्यों, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, थोड़ा कह सकता हूँ मुश्किल होगा। लेकिन बच्चों, जब हम ग्रहों की युतियों के बाद इन चीज़ों को समझेंगे ना, तो आपको ना एक एक चीज़ बारीकी से याद आएगी कि गुरुजी ने उस दिन ये लिखाया था, गुरुजी ने उस दिन वो लिखाया था, तो आपको ना एक एक चीज़ बहुत क्रम से समझ में आएगी। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी जो लिखा रहा हूँ ना, लॉजिक के साथ समझिए कि अगर उच्च का सूर्य अगर अशुभ हो जाए तो क्या होगा, कड़वी भाषा बोलने वाला। क्यों, क्योंकि सप्तम दृष्टि कहां पर डालेगा, कुटुंब पर। कड़वी भाषा किससे बोलेगा, कुटुंब से बोलेगा। लॉजिक समझना, एक दूसरे से कंबाइन करो। कड़वी भाषा कुटुंब से बोलेगा। नौकरी में अस्थिरता क्यों होगी, उसका कारण यह है मेहनत कम करेगा। क्यों, क्योंकि नीच का हो जाएगा। तो धर्म के चक्कर में क्या, क्योंकि अगला जो भाव है ना वो धर्म का है, और सूर्य आपको पता है अपने से आगे और अपने पीछे के भाव पर ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। मत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन प्रभाव दिखाता है, इतना आपको पता है। आपको मैं समझा चुका हूँ, नहीं समझा चुका हूँ तो आगे समझाऊंगा एक एक चीज़ को, क्योंकि आगे बहुत चीज़ अभी सिखाने को, अभी तो कुछ नहीं, प्रारब्ध है अभी आपका, तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे की चर्चा करते हैं। वीडियो बनाते बनाता मैं भी थक जाता हूँ, बोलता बोलता मेरी भी गले में दर्द होता है कभी कभी। चलिए, अगर वही सूर्य नवम भाव में बैठ जाता है, मतलब क्या, व्ययाधिपति सूर्य अगर नवम भाव में बैठता है तो किस प्रकार का प्रभाव दिखाएगा, आज उसको जानेंगे। चलिए, आपको पता है कि शत्रु राशि है, कैसी राशि है, शत्रु राशि। अब शत्रु राशि होने के कारण क्या होगा कि आपको पता है ये भाग्य का स्थान है, तो शत्रु अगर प्रबल हो जाए, सूर्य पीड़ित हो जाए, शत्रु का योग अच्छा हो जाए, सूर्य के प्रति बेकार हो जाए तो क्या होगा, ऐसा मनुष्य भाग्य में हानि पैदा कर लेता है। ऐसे मनुष्य का जो भाग्य है तो क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाता है। याद रखना इस बात को, अगर शत्रु प्रबल हो जाए, पिता की जायदाद का लाभ नहीं उठा पाता है। ऐसे मनुष्य को अपने बिजनेस में, व्यापार में बहुत ज़्यादा, याद रखना, बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, उसका कारण क्या है कि शत्रु राशि है, वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र सूर्य का शत्रु है। वही शुक्र सूर्य का अगर तात्कालिक मित्रता में या वैसे ही परम शत्रु बन जाए तो क्या होगा, भाग्य को, ये भाग्य का स्थान है, ये धर्म का स्थान है, भाग्य में हानि करेगा, भाग्य को कमजोर कर देगा। पिता की जायदाद में, जो पिता की जायदाद का जो लाभ मिल रहा होगा ना, उस लाभ को भी बिल्कुल वह खत्म कर देगा। बिजनेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिल जाते हैं। एक और चीज़, ऐसा तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है सूर्य, तो क्या होगा, छोटे भाई बहनों से मतभेद पैदा कर देगा।
क्यों करेगा वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। एक और चीज़, ऐसा मनुष्य, अब धर्म का स्थान है, नवम भाव कैसा स्थान है? धर्म का स्थान है, इतना आपको पता है। क्या बोलेंगे कि धर्म का प्रिय तो होगा, धर्म का प्रिय होगा, लेकिन दूर भागेगा। मतलब क्या कि धर्म को मानने वाला तो होगा, धर्म को जानने वाला तो होगा, प्रेम करने वाला भी होगा, लेकिन कुछ कमियों के कारण, भाग्य की हानि के कारण धर्म से दूर दूर भागेगा। धर्म को कोई लाभ नहीं दे पाएगा, अपने कुटुंब को कोई लाभ नहीं दे पाएगा धर्म के प्रति। क्यों? क्योंकि शत्रु राशि हो गई। अब एक बात को समझना, शत्रु राशि में बैठा सूर्य सप्तम दृष्टि डालेगा कहाँ पर? तृतीय भाव पर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 7 सप्तम दृष्टि जब तृतीय भाव पर डालेगा तो यहाँ पर जो राशि है ना वो जल तत्व की राशि बन जाएगी। वृश्चिक राशि कैसी राशि है? जल तत्व की राशि। अगर मंगल के साथ संबंध अच्छे नहीं है, राशि प्रबल हो जाए, राशि का अंश प्रबल हो जाए, सूर्य वृद्ध हो जाए, सूर्य पीड़ित हो जाए, तो क्या होगा कि जितना प्रभाव यहाँ पर थोड़ा बहुत होगा उस प्रभाव को भी यहाँ पर जा करके वह खत्म कर देगी। खत्म करने के कारण क्या होगा? पराक्रम का स्थान छोटे भाई बहनों के स्थान में क्या होगा कि मतभेद पैदा कर देगा। ऐसे मनुष्य के पराक्रम को भी समाप्त कर देगा, साहसी पने को भी समाप्त कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि जल तत्व की राशि है और ग्रहों के साथ युति अच्छी नहीं है। सबसे बड़ा कारण यही है। तो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। दसम भाव जो सूर्य का सबसे अच्छा और प्रबल भाव माना जाता है। वैसे तो नवम भाव भी सूर्य के लिए अच्छा ही माना जाता है, लेकिन आपको इतना पता है कि ग्रहों की युतियाँ भी सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं। एक साथ हम हर चीज़ को अच्छा नहीं मान सकते। अगर दसम भाव में सूर्य बैठ जाता है तो कैसा प्रभाव दिखाएगा उसको देखेंगे। क्या लिखेंगे? दशम भाव। अगर व्ययाधिपति सूर्य दशम भाव में जाकर के बैठ जाता है कन्या लगन की कुंडली में, तो क्या है आपको पता है? यहाँ पर सूर्य क्या हो जाता है? दिशाबली हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर बैठा सूर्य दिशाबली हो जाता है। दिशाबली का मतलब क्या कि सूर्य को अपनी दिशा का बल मिल जाता है। बल मिलने के कारण क्या अच्छा प्रभाव दिखाएगा उसको देखेंगे। ऐसा मनुष्य क्या होगा? एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ऐसा मनुष्य एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, एक अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है। याद रखना इस बात को। ऐसा मनुष्य एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य क्या हो जाता है? दिशाबली हो जाता है। वहीं अगर बुध के साथ संबंध अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव होगा। इसी के साथ क्या होगा? अगर संबंध अगर पीड़ित हो जाए तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा तो क्या प्रभाव दिखाएगा? अगर पीड़ित हो जाता है सूर्य तो क्या होगा? वह मनुष्य, ऐसे मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, ऐसे मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। नरम गरम स्वास्थ्य हो जाता है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या कि स्वास्थ्य कभी अच्छा हो जाता है, कभी बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य मध्य रात्रि पर दृष्टि डालता है। क्या होगा कि अपने प्रभाव को कम जगह पर दृष्टि डालेगा। जैसे आप मेरी बात को समझना कि हम किसी स्थान पर खड़े हैं और हमारा पेट पूरी तरह से भरा पड़ा है, हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसी जगह पर अगर हम किसी ऐसी जगह पर दृष्टि डालें जहाँ पर भोजन अत्यधिक पक रहा हो, या हम ऐसी जगह पर दृष्टि डालें जहाँ पर भूखे मनुष्य बैठे हैं, तो उन्हें देख करके हमारे मन में भी लालसा आ जाएगी और हमारा प्रभाव भी थोड़ा सा विदीर्ण हो जाएगा। जैसे हमारा हृदय हो जाता ना, ऐसा हमारा प्रभाव विदीर्ण हो जाएगा। वहीं सूर्य यहाँ पर प्रबल है। लॉजिक को समझना बच्चों, यहाँ पर सूर्य प्रबल है। कुंडली को देखने से पहले क्या देखोगे कि वो ग्रह बैठा तो है, दृष्टि जहाँ पर डाल रहा है वहाँ पर उसका बल कैसा हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, या कैसा बल वह दिखाएगा? षड़बलोमय से दिशाबली हो जाएगा या फिर काल बल उसे प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार के बल का योग उसे प्राप्त होगा? यहाँ पर बैठा सूर्य
सूर्य मध्य बली हो जाएगा, मध्य रात्रि का बल प्राप्त हो जाए, मतलब बल को थोड़ा कम कर देगा। उससे क्या होगा, स्वास्थ्य में कमियां पैदा कर देगा। वाहन के सुख में क्या बोलेंगे हम कि वाहन, याद रखना, वाहन, घर, भवन, क्या कुछ, घर भवन तो एक ही बात है, घर भवन, भूमि, माता के स्वास्थ्य में, या हम ये कह सकते हैं सब में देरी पैदा कर देगा। हर चीज में क्या कर देगा, देरी। देरी क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा सूर्य मध्य रात्रि पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पर प्रभाव थोड़ा कम दिखाएगा। वहीं अगर धनु राशि का मालिक जो गुरु है उसके साथ संबंध अच्छे हो जाएं तो मैं ये कह सकता हूँ जिस चीज में देरी लग रही है वो बहुत ही ज्यादा समय से पहले ऐसे मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। उससे पहले हम चलो जानेंगे, वो भी प्रक्रम को जानेंगे, वो ग्रहों की दिशा के अनुसार जानेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए आगे अब 2 भाव और रह गए हैं। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्यों, क्योंकि इससे समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था मुझे आने वाले समय में, क्योंकि जो कन्या राशि होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल, मतलब क्या, सौम्य प्रभाव की राशि और ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाली राशि मानी जाती है। उसी के कारण मैं इसको समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। चलो संयोग की बात है, आगे हम थोड़ी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। एकादश भाव की बात करते हैं। अगर कन्या लगन की कुंडली में व्ययाधिपति सूर्य अगर एकादश भाव में बैठ जाता है, आपको पता है कि एकादश भाव में सूर्य अच्छा नहीं होता, एकादश भाव में बैठी राशि में, मतलब कर्क राशि में अच्छा नहीं होता। मेरा भी मस्तिष्क थोड़ा विचार योग्य। हालांकि एकादश भाव में सूर्य प्रबल अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अभी जो राशि बन रही है वो कर्क राशि बन रही है, और कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। कैसी राशि है, जल तत्व की राशि है। और आपको पता है कि अग्नि तत्व जब जल तत्व में चला जाता है और वहीं उसका स्वामी के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता तो अग्नि का जो तत्व है वो जल तत्व समाप्त कर देता है। अग्नि का तत्व, अग्नि के तत्व को जल तत्व समाप्त कर देता है। तो क्या होगा कि एकादश भाव में बैठा सूर्य अगर व्ययाधिपति सूर्य अगर एकादश भाव में बैठ जाता है तो क्या होगा, आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका था कि पंचम भाव में अगर सूर्य था तो यहाँ पर दृष्टि डाल रहा था तो क्या था कि लाभ में कमी कर रहा था। तभी तो सट्टे और शेयर बाजार में पैसा लगाने की मना कर रहा था। लेकिन वहीं सूर्य जब दृष्टि डालने पर ही शेयर मार्केट में और लाभ में कमी कर रहा है और वही सूर्य जाकर के उसी स्थान पर बैठ जाए तो क्या होगा, आपको पता है कि ऐसे मनुष्य के लाभ में कमी कर देगा। क्या होगा, लाभ में कमी कर देगा। और ऐसा मनुष्य शेयर बाजार में पैसे ना लगाए। याद रखना इस बात को, शेयर बाजार में ना जाए, पैसा इन्वेस्ट ना करे। क्यों, क्योंकि वहीं क्या देखा जाएगा कि जल तत्व की राशि है, अग्नि तत्व जल तत्व मिलकर के अग्नि का बल समाप्त हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये बात आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाभ में कमी करेगा, शेयर बाजार में ऐसा मनुष्य ना जाए। वहीं पर क्या होगा कि पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, ऐसे मनुष्य को संतान तो होगी, संतान का सुख तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि चंद्र के साथ शीतलता के साथ संबंध अच्छे हैं। पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, संतान का सुख तो होगा, लेकिन क्या होगा, शत्रु भाव होने के कारण संतान के साथ मतभेद भी पैदा कर देगा। क्योंकि यहाँ पर मकर राशि बनेगी, मकर राशि का स्वामी होता है शनि और शनि सूर्य का शत्रु है। वहीं पर सप्तम दृष्टि के भाव में क्या देखा जाएगा, संतान के साथ मतभेद में उतार चढ़ाव भी देखने को ऐसे मनुष्य को मिल जाते हैं। और एक बात को हमेशा याद रखना, क्या कि मैंने आपको क्या बताया, लाभ में कमी कर देगा, शेयर बाजार में ना जाए ऐसा मनुष्य। एकादश भाव में बड़े भाई बहनों को देखा जाता है तो क्या होगा, बड़े भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते। ऐसे मनुष्य को संबंध को समाप्त कर देता है सूर्य। क्यों, अग्नि तत्व जल में जाकर के बिल्कुल समाप्त हो जाता है। नीच का मतलब क्या, अस्त हो जाती है अग्नि। अब अपना बल ही खो दिया तो दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा मनुष्य। उसके कारण क्या होता है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध को खत्म कर देता है। पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, संतान के सुख में कमी कर देगा, सुख तो देगा लेकिन मतभेद के कारण कमी पैदा कर देगा। ये चीज आप नोट करिए, जब हम आगे चर्चा करेंगे तो और ज़्यादा
कन्या लगन में युतियों के साथ लिखेंगे और ज़्यादा प्रबल योग में सीखेंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर हम द्वादश भाव की बात करेंगे। फटाक से नोट करो बच्चों। चलिए बच्चों, आशा करूँगा कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी भाव, द्वादश भाव। मतलब क्या, अपने ही घर में सूर्य अगर बैठ जाता है तो कैसा प्रभाव दिखाएगा कन्या लगन की कुंडली में। और मैं आपको वीडियो को प्रारंभ में बता चुका था कि मैं एक मुख्य चीज़ आपको वीडियो के अंतिम चरण में बताऊंगा, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहले आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द्वादश भाव। और आपको पता है कि जल तत्व की राशि है, जल तत्व का ग्रह है, स्वराशि का मालिक है, स्वक्षेत्री का मालिक है, तो अच्छा तो होगा, आपको इतना पता है। लेकिन कुछ कमियां, कैसे, यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है तो ज़्यादा प्रबल होगा, विपरीत राजयोग नहीं बनता है तो कम प्रबल होगा। ऐसे मनुष्य के जीवन में धन तो होगा, धन होगा, याद रखना इस बात को, धन होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। धन खर्चे भी होंगे, अच्छी जगहों पर भी होंगे और बेकार जगहों पर भी होंगे, लेकिन सोच समझ के होंगे। धन खर्चे भी होंगे। एक और बात, विदेश में भी धन कमाएगा, विदेश में धन कमाएगा, विदेश में धन कमाएगा, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि स्वक्षेत्र का मालिक होगा। उसी के साथ क्या देखोगे, सप्तम दृष्टि डालेगा शत्रु भाव पर, शत्रु भाव पर क्या डालेगा, सप्तम दृष्टि डालेगा। याद रखना, एक बात को समझना। वहीं क्या होगा, जब सप्तम मतलब क्या, छठवें भाव पर सातवीं दृष्टि जब छठवें भाव पर डालेगा तो क्या देखा जाएगा कि शत्रुओं पर धन खर्चा भी करेगा। शत्रुओं के कारण धन खर्च, शत्रुओं के कारण भी धन खर्च करेगा। धन होगा, खर्चे भी करेगा, विदेश में भी धन कमाएगा, लेकिन सप्तम दृष्टि के कारण शत्रुओं पर धन खर्चे करेगा, स्वक्षेत्र का मालिक होकर के। इस बात को हमेशा याद रखना। बाकी क्या है, जब युतियों को देखेंगे, अच्छी सुगम दृष्टियों को देखेंगे, तब और अच्छे से समझेंगे। जल्दी से नोट करो। अब नोट कर लेना, थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए, मैं आपको एक मुख्य चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो का समापन करेंगे। बच्चों, मुख्य चीज़ मैं क्या बताने वाला था, उसका काम ये है कि मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूँ कि मैं आपकी अब न्यूमरोलॉजी की वीडियो लाने वाला हूँ, इतना आपको पता है। हालांकि अब 1-2 दिन में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगली चरण में वीडियो आ जाएगी। अगली वीडियो के साथ मतलब क्या, कन्या के बाद जो हम तुला लगन की जो राशि की या तुला लगन की वीडियो जो लाएंगे, उसमें हम बता देंगे आपको। उसी के साथ हम न्यूमरोलॉजी की वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो आप एक अलग कॉपी बना लीजिए जिसमें आप न्यूमरोलॉजी को भी साथ के साथ सीखते चलिएगा, जिससे मैं आपको न्यूमरोलॉजी का कंडक्टर, ड्राइवर, जो भी आपकी राशियों के साथ साथ, अब ज्योतिष की राशियाँ होगी, लेकिन न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि अंक ज्योतिष होता है। जैसे आप जिस दिनांक को पैदा हुए हैं, जिस डेट को पैदा हुए हैं, वो डेट आपकी क्यों बनी। जैसे 26 जून, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 31 जनवरी, ये आपकी क्यों बनी, 31 का संबंध क्या है आपके साथ, वही संख्या आपको क्यों मिली, इसका भी एक मुख्य प्रबल संबंध और योग होता है आपके जीवन में। अगर कोई मनुष्य 12 मई को पैदा हो रहा है तो 12 मई को ही पैदा क्यों हुआ, उस 12 मई के साथ 12 जो तारीख है उसका संबंध उस मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रबल देखने को मिल जाता है। मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज क्रम से समझाऊंगा, वो और ज़्यादा बारीकी से और गूढ़ता से समझ में आएगी। निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। ज्योतिष से सरल है, कठिन नहीं है। ज्योतिष थोड़ा क्या है कि एक तरह से ना एक्सप्लेन करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है, गूढ़ता वाला सब्जेक्ट है, तो इसको ना ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, जिससे क्या है कि आप इसमें एक एक चीज़ को समाहित कर पाओगे। इसी ज्योतिष के अंदर आप न्यूमरोलॉजी को भी लाओगे, न्यूमरोलॉजी को भी इस ज्योतिष के अंदर डालोगे, तभी आपको एक एक चीज़ क्रम से समझ में आएगी। उसके बाद हम वास्तुशास्त्र को ज्योतिष के अनुसार ही सीख पाते हैं, याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि दिशाओं का योग देखेंगे तभी तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। अभी क्या है कि मैं 2-4 दिन या फिर 7-8 दिन बाद वीडियो प्रारंभ की है ना, तो बोलने में, समझाने में थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चीज़ों को सीखिए, और जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट कर दिया करिए। जो भी आपको कमी दिख रही है ना, उसको कमेंट कर दो बस। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा उस चीज़ को बदलने की।
और मैं आपका ज्योतिष गुरु आपको एक एक चीज़ क्रम से और बारीकी से सिखाने के लिए आया हूं और ज्योतिष में आपको बादशाह बना के रहूँगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है आपके प्रति और मैं आपको बना के रहूँगा। इस बात को हमेशा याद रखना। थोड़ी स्वास्थ्य करके मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में इससे भी अच्छी और सुगम वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊँगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और एक एक चीज़ को क्रम से सीखिएगा। यही एक मुख्य कोटेशन था आपके लिए सिखाने के लिए। तो आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कार्य को पूर्ण करिए। और रही बात माइक की, तो आवाज़ करके कोई परेशानी है तो मैं माइक अभी 1-2 दिन में मंगाने वाला हूँ, तो उससे भी वीडियो बनाएंगे और चीज़ों को सीखेंगे। आने वाले समय में क्रम से वीडियो आएगी, निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। आपको बिल्कुल गैप देखने को अब नहीं मिलेगा। ये मेरा पूर्ण और दृढ़ विश्वास है आपके प्रति और मेरा भरोसा कीजिए। मैं आपको पूर्ण ज्योतिष सिखा के जाऊंगा, आपको बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं दूंगा। चलिए समापन करते हैं। वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।